इसके लिए बिल तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने ही इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रणहिता चेगला और पालुपुर। क्या भारतीय जनमानस को एक बार फिर चौंका पाएंगी सोनिया? सोनिया गांधी एक नाम ही नहीं बल्कि एक शख्सियत है और यह अपनी पहचान भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर बना चुका है। सोनिया आज विश्व की सबसे सशक्तिशाली महिलाओं में शुमार हैं। उनकी ये पहचान इन्हें एक राजनीतिक परिवार ने नहीं दी है बल्कि उन्होंने अपनी यह पहचान खुद बनाई है। सोनिया गांधी की जीवन यात्रा और उनके त्याग पर हम आपको आज एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, तो आप ये विशेष रिपोर्ट देखिए। वेनेतो इटली इलाके में विसेंजा से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में पिता स्टेफेनो माइनो और माता पाओलो माइनो के घर 9 दिसंबर 1946 को एक कन्या ने जन्म लिया। यह लड़की 1964 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बेल शैक्षणिक निधि के भाषा विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने गई। 1968 में इस लड़की एंटोनिया एडविज अल्बीना माइनो ने पूरे विश्व और खासकर भारतीय जनमानस को इस खबर से चौंका दिया जब उसने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र राजीव गांधी से विवाह किया। इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके दिल में भारतीय माँ का दिल भी धड़कता था, जिसे अपने बेटे की शादी के तरह तरह के अरमान होते हैं। उन्होंने अपने विवाहित बेटे बहू की भारतीय रीति रिवाज से विवाह करने का फैसला किया। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने कन्यादान की रस्म अदा की। एंटोनिया एडविज अल्बीना माइनो का नया नामकरण हुआ सोनिया गांधी। भारतीय जनमानस इस बात से भी चौंकता है कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से विवाह होने के 15 साल के बाद तक भारतीय नागरिकता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता स्वीकार की। आम भारतीय पत्नी की तरह उनकी दुनिया पायलट पति राजीव गांधी और 2 संतान, एक पुत्र राहुल गांधी और एक पुत्री प्रियंका तक सिमटी हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद महज 7 वर्ष के भीतर पति राजीव गांधी की हत्या ने सोनिया गांधी को भीतर तक हिला दिया था। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सच्चाई यह थी कि इंदिरा जी ने 2 बार कांग्रेस का विभाजन किया था। पहली बार 1969 में जब कांग्रेस नेतृत्व पर सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा था और दूसरी बार 10 साल के भीतर 1978 में जब वे खुद के प्रति समर्पित लोगों की मंडली को लेकर अलग हुई थी। इंदिरा जी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के धड़े का नामकरण तक इंदिरा कांग्रेस कहा गया। इंदिरा कांग्रेस के तमाम कांग्रेसी अपनी राजनीतिक गतिशीलता को खो चुके थे। वह नेहरू गांधी परिवार पर आश्रित थे। राजीव गांधी जी की हत्या के पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा तक कर दी थी, परंतु सोनिया गांधी ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजनीतिज्ञों के प्रति अपनी घृणा अविश्वास को इन शब्दों में व्यक्त किया, मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी परंतु मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। काफी समय तक राजनीति में कदम न रखकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल 1991 से 96 के पश्चात कांग्रेस 1996 का आम चुनाव हार गई, जिससे कांग्रेस के नेताओं ने फिर से नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की। उनके दबाव में सोनिया गांधी ने 1997 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और उसके 62 दिनों के अंदर 1998 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। राजनीति उनकी प्राथमिकता रही हो या न रही हो, लेकिन एक बार जब उन्होंने कदम बढ़ाए तो किसी दुविधा में नहीं रही। राजनीति में उनके कदम रखने के बाद किसी ने उनका विदेशी मूल का मुद्दा उठाया तो किसी ने उनकी कमजोर हिंदी को मुद्दा बनाया, परंतु भाजपा के नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर आक्षेप लगाए। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने घोषणा की कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगी और भूमि पर ही सोएंगी। शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक धड़ा सोनिया के नेतृत्व को नकारते हुए अलग हो गया। श्रीमती सोनिया गांधी पर परिवारवाद का आरोप तो आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेसियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और इन मुद्दों को नकारते रहे। सोनिया गांधी अक्टूबर 1999 में बेल्लारी कर्नाटक
और साथ ही अपने दिवंगत पति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी और विजयी भी हुई। 1999 में 13वीं लोकसभा में वे विपक्ष की नेता भी चुनी गयीं। 2004 के चुनाव के दौरान आम राय थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक योगदान के सामने सोनिया गांधी का सार्वजनिक योगदान कुछ भी नहीं दिखता था। विभिन्न सर्वेक्षणों में लोकप्रियता के पैमाने पर अटल जी सोनिया से 10% आगे दिखते थे। हर कोई मान रहा था कि सोनिया कोई चुनौती नहीं पेश कर पाएंगी और अटल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पर सोनिया ने देश भर में प्रचार अभियान का नेतृत्व किया और सबको चौंका देने वाले नतीजों में यूपीए को अनपेक्षित 200 से ज्यादा सीटें मिली। सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई। वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हुआ। 16 मई 2004 को सोनिया गांधी 16 दलीय गठबंधन की नेता चुनी गई, जो वामपंथी दलों के सहयोग से सरकार बनाता, जिसकी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनती। सबको अपेक्षा थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और सबने उनका समर्थन किया, परंतु 18 मई 2004 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम को आगे कर सबको चौंका दिया। सोनिया के इस फैसले का खूब विरोध किया और उनसे इस फैसले को बदलने का अनुरोध भी किया गया, परंतु उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य कभी नहीं था। सब नेताओं ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया और वे प्रधानमंत्री बने, पर सोनिया गांधी दल और यूपीए गठबंधन की अध्यक्ष ही बनी रहीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर होने के साथ लोकसभा का सदस्य होने का आक्षेप लगा, जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 2006 को उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद और लोकसभा की सदस्यता दोनों से त्यागपत्र दे दिया। मई 2006 में वे रायबरेली उत्तर प्रदेश से पुनः सांसद चुनी गईं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर यूपीए के लिए देश की जनता से वोट मांगा। एक बार फिर यूपीए ने जीत हासिल की और सोनिया यूपीए की अध्यक्ष चुनी गईं। यूपीए 2 का कार्यकाल काफी उथल-पुथल रहा। एक तरफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल कानून की मांग को लेकर जन आंदोलन चला, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव की अगुवाई में कालाधन वापसी की मांग के लिए आंदोलन चला। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। एक तरफ उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सवालों के पहाड़ खड़े किए, तो आम जन के सामने झूठे वादों और जुमलों की झड़ी लगा दी। अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट जगत ने मोदी की राजनीति में पूंजी निवेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल प्रधानमंत्री की त्रासदी यह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वह जन नेता नहीं थे। नतीजा 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस धूल धूसरित हो गई और लोकसभा में उसके सांसदों की संख्या 44 पर सिमट कर रह गई। अस्वस्थता सोनिया गांधी को सार्वजनिक जीवन से दूर रहने को बाध्य कर रही थी। 2017 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव में अपेक्षित सफलता अर्जित नहीं की। हारकर आम कांग्रेस जनों के अनुरोध पर 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी ने पुनः कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। 2016 के नोटबंदी का फैसला, 2017 का जीएसटी का फैसला, गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना काल का कुप्रबंधन ने मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे गिरा दिया है। अगस्त 2020 में 66% से घटकर अगस्त 2021 में महज 24% रह गया है। 2020 में दिल्ली और बिहार विधानसभाओं के चुनाव हों या 2021 में हुए 5 विधानसभाओं के चुनाव, मोदी चुनावी लोकप्रियता ढलान पर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार मोदी शाह को शिकस्त दी है, उससे ममता बनर्जी काफी उत्साहित हैं और उनमें राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं कुलबुला रही हैं। ममता बनर्जी और उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोच रही है कि नेतृत्व के संकट का सामना कर रही कांग्रेस यूपीए का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देगी। लेकिन सोनिया गांधी जानती हैं कि 52 लोकसभा सांसदों के अतिरिक्त 206 लोकसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां भाजपा के सीधी टक्कर में कांग्रेस ही है। 2022 में जिन 5 विधानसभाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें से पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को सत्ता में आने नहीं देगी। गोवा में भी भाजपा सत्ता गंवाएगी
और ममता बनर्जी कितना भी हाथ पांव मार लें, कांग्रेस की सहयोगी भले बन जाएं, विकल्प नहीं बन पाएंगी। ले देकर एक मणिपुर है जहां ममता प्रभावी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां भी अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कीमत पर ममता बनर्जी को तरजीह नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या परिणाम दे पाएगी ये मार्च में स्पष्ट होगा। 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा सत्ता में लौटने से रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, यूपीए क्या है? कोई यूपीए नहीं है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? दरअसल पत्रकारों ने ममता बनर्जी से पूछा था कि क्या शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने यूपीए पर ही सवाल उठा दिए और नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यूपीए का हिस्सा रही है, लेकिन साल 2012 में वो इससे अलग हो गई थी। कांग्रेस ने यूपीए पर ममता बनर्जी की टिप्पणी का जवाब देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तृणमूल कांग्रेस यूपीए में है ही नहीं तो यूपीए के बारे में उनकी टिप्पणी गैर महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यूपीए का नेतृत्व हथियाने की ममता और प्रशांत किशोर की कोशिश को सोनिया गांधी ने विफल कर दिया है और 2024 के आगामी आम चुनाव के लिए यूपीए के गतिशील नेतृत्व के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ श्रीमती सोनिया गांधी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपनी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा दिया है और अपनी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दे दिया है और वह धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। ये थी कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के जीवन संघर्ष त्याग की कहानी जन एक्सप्रेस से कमलेश फाइटर की जुबानी। हम आपको इस वीडियो में दो ऐसे कांग्रेसियों से मिला रहे हैं जो श्रीमती सोनिया गांधी के जीवन पर एक नजर डालेंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो में देखा कि सोनिया गांधी जी ने कैसे कैसे अपने जीवन में परिवर्तन देखे। गद्दी उन्हें मिल सकती थी परंतु उन्होंने गद्दी खुद न स्वीकार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी क्योंकि उन्हें देश से प्यार था, अपने पद से नहीं। आइए एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संदीप शुक्ला जी, पीसीसी सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सोनिया गांधी जी ने अपने जीवन में कब कब त्याग किए और कैसे कैसे त्याग किए और विपक्षी दलों को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जो सोनिया गांधी हैं, आपकी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कब कब त्याग किए हैं और कैसे त्याग किए हैं और जो विपक्षी दल है उन्हें उनसे कैसी सीख लेनी चाहिए। देखिए, जहां तक श्रीमती सोनिया जी का प्रश्न है, सोनिया जी यहाँ पर बहू बन के आई, राजीव जी के साथ ब्याह कर आई, उनको इंदिरा जी का सानिध्य मिला, उन्होंने इस देश को अपना देश माना, अपने ससुराल को ही अपना कर्मभूमि बनाया उन्होंने। उसके बाद एक वाकया याद आता है जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सभी लोग, हम कांग्रेसी क्या देश की आम जनता सोच रही थी, आप पत्रकार भी सोच रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, तो उन्होंने एक ऐसा त्याग किया कि पूरे देश को चौंका दिया। ये साबित होता है कि उनको सत्ता से, उनको कुर्सी से कोई मोह नहीं था। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में एक हीरा, एक नायाब कोहिनूर हीरा दिया जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में जाने लगा था। लेकिन तमाम विदेशी शक्तियां जो नहीं चाहती थी कि देश आगे बढ़े, उन्होंने मोदी जैसे लोगों को आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब सोनिया जी आज भी इस देश को तरक्की देने के लिए, इस समाज को तरक्की देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को तरक्की देने के लिए वो इस उम्र में भी पूरी कर्मठता से, तन्मयता से जुटी हुई हैं और आज भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। सोनिया जी को अगर ये कहा जाए कि सोनिया जी का जीवन पूरा त्याग से भरा रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके प्रधानमंत्री न बनने की घटना को पूरा देश जानता है कि वो प्रधानमंत्री न बन करके उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज किया। मैंने पढ़ा डॉक्टर एपीजे कलाम की किताब को,
उसमें उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रपति था और मैं इंतजार कर रहा था कि सोनिया गांधी जी के नाम का प्रस्ताव लेकर कांग्रेस संसदीय दल के नेता आएंगे और प्रधान उनके शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए कहें। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जब मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी का नाम ना होकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम था और उनके यानी कि सोनिया जी के प्रधानमंत्री न बनने के लिए ऐसा कोई संवैधानिक अड़चन नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री न बन पावे। वो उनका एक बहुत बड़ा त्याग था। आज की तारीख में एक प्रधान या वार्ड पार्षद बनने के लिए लोग तमाम रंजिशें करते हैं, कत्ल होते हैं, तमाम बलात्कार हो जाते हैं, घटनाएं होती हैं एक छोटा सा चुनाव हारने पर, और देश के सर्वोच्च पद पर बैठना छोड़ करके अगर सोनिया गांधी ने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिया तो मेरी निगाह में ये बहुत बड़ा त्याग था। और उस महिला ने जिसने अपने पति को खोया हो, अपने देश को छोड़ करके जिस देश को उसने अपना घर माना, इन विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या नहीं कहा उनके लिए, क्या क्या दुष्प्रचार नहीं किए हुए। मुझे अच्छे से याद है जब सोनिया जी लगभग प्रधानमंत्री बनना तय था, तब एक भारतीय जनता पार्टी की नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कह रही थी कि मैं सर उड़ालूंगी, मैं चूड़ियां तोड़ दूंगी। तमाम तरीके के नाटक उस समय विपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खासतौर से किए जा रहे थे। खैर, सोनिया जी ने उन लोगों का मन रखने के लिए, सिर्फ उन लोगों का मन रखने के लिए अपने प्रधानमंत्री बनने का त्याग करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दिया। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये सोनिया जी का ही सपना था कि इस देश में कोई गरीब भूखा न सोए। इसके लिए बिल तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने ही इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रणहिता चेगला और बालू